दे रही है, अपना स्नेह दिखा रही है, लेकिन मैं आज शिवमोगा की इस धरती से, रायता बंधु येदियुरप्पा जी की धरती से पूरे कर्नाटका को विश्वास देना चाहता हूं, असली गारंटी देना चाहता हूं कि आपने मुझे जो प्यार दिया है, आपने मुझे जो आशीर्वाद दिया है, मैं कर्नाटका का विकास करके आपको ब्याज समेत लौटाऊंगा। सहोदर सहोदरियरे, कर्नाटका विधानसभा चुनाव प्रचार भी अब अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस ने अपना झूठ फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम बनाया है, वो पिछले काफी समय से कर्नाटका में एक गुब्बारा, एक बलून फुला रहे थे, झूठ की हवा भर भर करके। उस गुब्बारे पर, इस बलून पर एक से बढ़कर एक झूठी फूंके मार करके हवा भरी जा रही थी। ऐसे ऐसे झूठ, ऐसी ऐसी बातें जिनसे जमीनी सच्चाई बिल्कुल अलग थी, कर्नाटका की जनता जानती थी कि कांग्रेस का इकोसिस्टम चाहे जितना बड़ा गुब्बारा फुला ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और चुनाव प्रचार होते ही कर्नाटका की जनता ने कांग्रेस का ये बलून, ये गुब्बारा, ये जनता ने ही उसको चूर चूर कर दिया। अब कांग्रेस इतनी डरी हुई है, इतनी घबराई हुई है कि झूठ बोलने से गाड़ी नहीं चली। तो जो लोग इन दिनों चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनको भी लाना पड़ रहा है। अब कांग्रेस के नेता अभी से एक दूसरे पर हार का ठिकरा फोड़ने लगे हैं। कर्नाटका में चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है, कर्नाटका का एक ही संकल्प सुनाई दे रहा है, कर्नाटका का एक ही मंत्र गूंज रहा है, ई बारिया निर्धारा, ई बारिया निर्धारा, ಈ ಬಾರಿಯ ನಿರ್ಧಾರ ಬಹುಮತದ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ। बंधु भगिनियरे, ये क्षेत्र देश के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। यहां जिस प्रकार फसलों की वैरायटी, क्रॉप की वैरायटी पाई जाती है, वो इस क्षेत्र को एग्रीकल्चर हब के रूप में पहचान देता है। कांग्रेस और बीजेपी सरकार होने से क्या अंतर आता है, इसका प्रमाण सुपारी इंपोर्ट से जुड़ी नीति है। अब आप ये सुपारी इंपोर्ट की कांग्रेस की नीति और बीजेपी की नीति की तुलना कीजिए, तो आपके यहां के किसानों के लिए हमारे दिल में क्या जगह है, वो आपको पता चलेगा। और अभी नहीं, मैं जब गुजरात का मुख्यमंत्री था, येदियुरप्पा जी यहां कर्नाटका के मुख्यमंत्री थे और सुपारी पर बड़ा संकट आ गया।
येदियुरप्पा जी डेलीगेशन लेकर के गुजरात आए और मुझे कहा, मोदी जी आप मुख्यमंत्री हैं, इतनी बड़ी सरकार है, कर्नाटका के सुपारी के किसानों की मदद कीजिए। और मुझे खुशी है, मैं मुख्यमंत्री था तब भी मैंने येदियुरप्पा जी ने जो कहा वो सारा कर दिया था। दोस्तों, यहां के सुपारी किसान सुपारी के इंपोर्ट से होने वाले नुकसान से चिंतित थे। अब मुझे बताइए, जब इतनी सुपारी की पैदावार होती है, इतने किसान सुपारी पर अपना गुजारा करते हैं और आप विदेश से सुपारी मंगवाओगे तो भारत के किसान का क्या होगा, कर्नाटका के किसान का क्या होगा? ये यहां के किसान के साथ अन्याय है कि नहीं है? मुझे जवाब दीजिए, अन्याय है कि नहीं है? यहां के किसान के साथ धोखा है कि नहीं है? ये सुपारी के किसान के खिलाफ षड्यंत्र है कि नहीं है? उन्होंने विदेशों से कम कीमत वाली सुपारी इंपोर्ट से करने का निर्णय कर लिया और हमारे किसानों की कमाई, इनकम कम होती गई। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने इस पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। आपने 2014 में मुझे दिल्ली में भेजा, आपकी सेवा करने का अवसर दिया। 9 ईयर पहले सुपारी पर मिनिमम इंपोर्ट प्राइस एमआईपी सिर्फ 100 रुपीज पर केजी के आसपास थी। 100 रुपीज पर केजी था। हमने सोचा कि ये तो मेरे कर्नाटका के किसानों को मार देगा। हमने हिम्मत की, दुनिया के लोग राजी हो नाराजी हो परवाह नहीं की। हमने आज सुपारी का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 350 रुपीज पर केजी कर दिया। तो कोई बाहर से लाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। इतनी कीमत से कोई ला ही नहीं सकता है। फायदा किसको हुआ? कर्नाटका के किसान को हुआ, सुपारी वाले किसान को हुआ। यानी हमने एमआईपी को 3 गुना से अधिक बढ़ाया है ताकि कर्नाटका के सुपारी किसानों को कोई परेशानी न हो। स्नेहितरे, बीजेपी सरकार एक तरफ अपने किसानों को इंपोर्ट से सुरक्षा दे रही है, वहीं दूसरी तरफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है। कांग्रेस की सरकारों के दौरान हमारा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बहुत ही सीमित था, लेकिन आज भारत दुनिया के टॉप 10 एग्रीकल्चर एक्सपोर्टर देशों में पहुंच गया है। कोरोना काल में भी भारत ने रिकॉर्ड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट किया है और जिसका सीधा सीधा लाभ ये मेरे रायता बंधुओं को हुआ है, मेरे किसान भाइयों को हुआ है। बीजेपी सरकार बीज से लेकर बाजार तक हर प्रकार की सुविधा किसानों को दे रही है। पिछले 9 वर्षों में 2000 से अधिक, 2000 से ज्यादा हमने बीज की वैरायटी, नई वैरायटी किसानों के लिए उपलब्ध कराई है। 9 साल में 2000 नई वैरायटी बीज की, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। बड़े बड़े संकटों के बावजूद
हमने देश में फर्टिलाइजर की कमी नहीं होने दी। रूस यूक्रेन संकट के कारण दुनिया में फर्टिलाइजर की कीमतों में रिकॉर्ड वृद्धि हो गई, लेकिन हमने देश के किसानों पर इसका बोझ नहीं पड़ने दिया। यूरिया की बढ़ती कीमतों की वजह से 2 लाख करोड़ रुपीस, 2 लाख करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा का बोझ जो किसानों पर पड़ने वाला था। लेकिन ये आपका बेटा दिल्ली में बैठा था ना, वो बोझ आप पर नहीं पड़ने दिया। ये बोझ सरकार ने खुद उठा रही है। स्नेहितरे, कांग्रेस सरकारों के पास सूखे, ड्राउट, बाढ़, फ्लड और दूसरी आपदाओं से किसानों को सुरक्षा देने की कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। आज पीएम फसल बीमा योजना के तहत देश में 1,30,000 करोड़ रुपीस, 1,30,000 करोड़ रुपया, ये बीमा योजना से किसानों को मदद दी गई है, मुआवजा दिया गया है। इसमें कर्नाटका के किसानों को भी 10,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। कांग्रेस के कमीशन काल में देश के करोड़ों किसान बैंकिंग सिस्टम से बाहर थे। हमने करोड़ों छोटे किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। कांग्रेस कर्ज माफी के नाम पर अपने लोगों की, बिचौलियों की तिजोरियां भरती थी। हमने पीएम किसान सम्मान निधि से 18,000 करोड़ रुपए सीधे कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में जमा किए हैं। स्नेहितरे, शिवमोगा के पास कर्नाटक की महान महिला संत अक्का महादेवी की जन्मभूमि है। उनकी महिमा और उनके तेज के बारे में सुनकर स्वयं जगत गुरु बसवेश्वरा उन्हें अक्का कहते थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ऐसी महान संत का आशीर्वाद मिला, जिनके शब्द आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। लेकिन एक ये भी सत्य है कि कांग्रेस के दशकों के शासन में बेटियों की शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को पीछे धकेल दिया गया। दशकों तक कांग्रेस सरकार ने स्कूलों में बेटियों के लिए अलग टॉयलेट नहीं बनवाया। टॉयलेट ना होने की वजह से बेटियां स्कूल छोड़ देती थी। इससे बेटियों की शिक्षा पर बुरा असर पड़ता था। बीजेपी ने बेटियों के साथ हो रहे इस अन्याय को दूर करने के लिए अभियान चलाया। अब ज्यादा से ज्यादा लड़कियां, हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। स्नेहितरे, बीजेपी आज ऐसी आधुनिक व्यवस्था बना रही है जिसमें हमारी बेटियों को हायर एजुकेशन हासिल करने में
कोई परेशानी ना हो। ये व्यवस्था बेटियों को साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। आज हमारी बहनें बेटियां हर फील्ड, हर सेक्टर में एक नई लहर पैदा कर रही है। वो भारत में हो रहे स्टार्टअप रिवॉल्यूशन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बेटियों के सामने तीनों सेनाओं में भर्ती से जुड़ी जो बाधाएं थी, उन्हें भी बीजेपी सरकार ने हटा दिया है। यहां तक कि अब उनके लिए सैनिक स्कूल भी खुल गए हैं। आज हर बेटी के पास अक्का महादेवी जैसी शक्ति है, अक्का महादेवी के आशीर्वाद है। और मुझे विश्वास है यही नारी शक्ति 21वीं सदी में भारत को सबसे आगे ले जाएगी। स्नेहितरे, आज मैं कर्नाटका के फर्स्ट टाइम वोटर्स, जो पहली बार मतदान करने वाले हैं, जिनकी 18 साल की उम्र हुई है, मैं आज इन फर्स्ट टाइम वोटरों से सवाल करना चाहता हूं। मेरे सवाल को समझे, सोचे, क्या कर्नाटका का विकास ऐसी कांग्रेस पार्टी कर सकती है जिसका लक्ष्य भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण हो? कर सकती है क्या? कांग्रेस भला कर सकती है क्या? जरा पूरी ताकत से बताइए, कर सकती है क्या? कांग्रेस हमारे नौजवानों का भविष्य बना सकती है क्या? आपके पिताजी को, माताजी को, दादा दादी को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, ये मोदी आपको ऐसी मुसीबतों से गुजरने देना नहीं चाहता है। आपके माता पिता को जो तकलीफ पड़ी, वो तकलीफ है अब मोदी हटाना चाहता है ताकि आप आगे बढ़ सके। भाइयों बहनों, क्या 85% कमीशन खाने वाली कांग्रेस कर्नाटका के नौजवानों का भविष्य बना सकती है? बना सकती है? जोर से बताइए, बना सकती है? कभी नहीं बना सकती। दोस्तों, कांग्रेस ने कभी देश के नौजवानों के बारे में नहीं सोचा। ये बीजेपी की सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में हर 2 डेज में, हर दूसरे दिन एक नया कॉलेज बना है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में एवरी वीक, हर सप्ताह एक नई यूनिवर्सिटी बनी है। ये बीजेपी सरकार है जिसके रहते पिछले 9 साल में देश में 300 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के युवाओं को कदम कदम पर अपने कागज अटेस्ट कराने के परेशानी से मुक्ति दिलाई है। ये बीजेपी है जिसने ग्रुप सी और ग्रुप डी की नौकरियों से इंटरव्यू की परंपरा और भ्रष्टाचार के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ये बीजेपी है जिसने देश के नौजवानों की समस्या को समझा। कांग्रेस कभी नहीं समझ पाई कि बैंक से मदद लेते हुए नौजवानों को
कोई गारंटी देने में कितनी दिक्कत आती है। देश के नौजवानों की ये परेशानी हमने समाप्त कर दी। बीजेपी सरकार नौजवानों की गारंटी खुद मोदी ले रहा है, मुद्रा योजना के द्वारा ले रहा है। आज मुद्रा योजना के तहत देश के नौजवानों को बिना गारंटी 20 लाख करोड़ रुपए, 20 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मदद दी गई है। इस योजना ने देश के करोड़ों नौजवानों को अपना रोजगार शुरू करने में मदद की है। इसका लाभ कर्नाटका के शिवमोगा के भी हजारों युवाओं को मिला है। स्नेहितरे, कांग्रेस की पॉलिटिक्स भी पेपर पे होती है और विकास भी पेपर पर ही होता है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो कर्नाटका के युवा साथियों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। कांग्रेस ने यहां कर्नाटका में वादा किया है कि अगले 5 ईयर में प्राइवेट सेक्टर में 10 लाख नौकरियां देगी, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरियां देंगे। ये कांग्रेस ने गारंटी दी है। देखिए झूठ कैसा बोलते हैं। कर्नाटका का युवान समझता है ये झूठ पकड़ जाएगा, यानी 5 साल में 10 लाख नौकरी, यानी हर साल 2 लाख जॉब। ये कांग्रेस का झूठ देखिए, हर साल 2 लाख जॉब। अब मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस कैसे लोगों को धोखा दे रही है। कर्नाटका में बीजेपी सरकार सिर्फ 3.5 साल से है। येडियुरप्पा जी और बोम्माई जी ने मिलकर के 3.5 साल उनको मौका मिला। यह ऐसा समय है जब पूरी दुनिया महामारी के संकट और उसके प्रभावों से जूझ रही है। इसके बावजूद कर्नाटका की बीजेपी सरकार में हर साल कर्नाटका में 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बढ़ी है। 13 लाख से ज्यादा हर वर्ष। अब आपको समझ आया कहां उनकी बातें और कहां हमारा काम। हमने कर्नाटका युवाओं के लिए हर साल 13 लाख से ज्यादा फॉर्मल जॉब बनाई है और कांग्रेस आपसे वादा कर रही है कि वो हर साल 2 लाख फॉर्मल जॉब उपलब्ध कराएगी। इसलिए ही मैं कहता हूं कि कांग्रेस सरकार कर्नाटका को रिवर्स गियर में डाल देगी, रिवर्स गियर में। इसलिए कर्नाटका के लोगों को कांग्रेस से बहुत सावधान रहने की जरूरत है। बंधु भगिनीरे, जैसी कांग्रेस की नीतियां हैं उससे इन्वेस्टर्स कर्नाटका से बाहर ही जाएंगे। बीजेपी सरकार ने कर्नाटका में इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए जो कानून बनाए उनको कांग्रेस खत्म करना चाहती है। जब इन्वेस्टर पड़ोस के राज्यों में चले जाएंगे तो कर्नाटका के युवा, कर्नाटका के श्रमिकों को बहुत नुकसान होगा। शिवमोगा तो ऑटोमोबाइल पार्ट्स का हब है, यहां अनेक फाउंड्रीज है। आज भारत दुनिया का तीसरा ऑटोमोबाइल मार्केट बन चुका है। एक तरफ बीजेपी मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रही है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इन्वेस्टमेंट को रोकने की साजिश कर रही है। बंधु भगिनीरे,
शिवमोगा वेस्टर्न घाट के लिए मशहूर मलेनाडु का गेटवे है। यहां मशहूर जोग जलपाता है और यहां तो घर घर में जानते हैं गंगा स्थाना तुंगा पाना, यानी जिसने गंगा स्नान नहीं किया और तुंगा नदी का पान नहीं किया उसके जीवन में कुछ न कुछ अधूरा है। राष्ट्र कवि कुवेंपु की राष्ट्रभक्ति की विरासत और एसुरु बिट्टुरु एसुरु बिड़वो, इस नारे से आजादी के अलग जगाने वाले गांव भी यही है। बीजेपी सरकार हमारी पुरातन संस्कृति को, विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पूरी ईमानदारी से जुड़ी हुई है। लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने इसमें तुष्टीकरण की राजनीति की। कांग्रेस ने हमारी आस्था, आध्यात्म के हर प्रतीक को या तो बेहाल छोड़ा या फिर उनको विवादों में रहने का दिया। आज बीजेपी सरकार हमारी संस्कृति, सभ्यता के ऐसे हर स्थान को भव्य बनाने में जुटी है। उसने ही तरह कर्नाटका में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनना तय हो चुका है। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि बीजेपी का हर समर्थक वोट देने जरूर जाए। वोट देने जाएंगे ना? लोगों को ले जाएंगे ना? शहर हो या गांव, आपका एक एक वोट कर्नाटका में बीजेपी की मजबूत सरकार बनाने में मदद करेगा। इसलिए मेरे कर्नाटका के भाइयों बहनों, ऐसा तो नहीं होगा ना रोड शो जबरदस्त हो गया, सभा जबरदस्त हो गई, मोदी जी आ गए, येडियुरप्पा जी आ गए, ईश्वरप्पा जी आ गए, अब चलो सो जाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे ना? नहीं करेंगे ना? बूथ बूथ पर जाएंगे, मतदाताओं से मिलेंगे, मतदान करवाएंगे, हर बूथ को जीतेंगे। मैं रिजल्ट देखने वाला हूं, हर बूथ को जीतेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे, क्यों भाई बंद हो गए? मेरा एक काम करेंगे, ऐसे नहीं हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बताइए, मेरा एक काम करेंगे। और जोर से बोलिए, आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए। मेरा काम करेंगे, ये मेरा पर्सनल काम है, करेंगे, पक्का करेंगे। अच्छा, मुझे अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करके बताइए ताकि मुझे दूर दूर दिखाई दे। हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, हर कोई अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करिए, हर एक के मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू हो। अच्छा, मैं काम बताऊं आपको, मेरा काम बताऊं, आप करेंगे? आपको घर घर जाना है, जाकर के कहना है कि मोदी जी शिवमोगा आए थे और आपको नमस्कार भेजा है। ये कह देंगे, मेरा नमस्कार पहुंचाएंगे, मेरा प्रणाम पहुंचाएंगे। जब हर घर मेरा नमस्कार पहुंचेगा, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, उस आशीर्वाद से मुझे नई ऊर्जा मिलेगी और उस ऊर्जा से मैं आपकी सेवा ज्यादा करूंगा। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद।
Now remember, this is the beginning of the roadshow for the Prime Minister. It's going to be a 10-kilometer roadshow. It's the final rally of the Prime Minister as well. There are going to be other star campaigners in the state. That includes Home Minister Amit Shah as well as the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Right now, we can see the Prime Minister again throwing flowers at the Kempegowda statue. Again, this is in Bengaluru where the roadshow is taking place. There are a few issues that are going to be taken up when it comes to the political messaging behind the roadshow. One is that this rally is essentially meant to add to the ultimate heft to BJP candidate V. Summana's campaign against Congress leader and former Chief Minister Siddaramaiah in Varana. Then it's also going to be aimed at reaching out to voters in 15 constituencies across Mysore and Chamarajnagar. And beyond this, it also ties in perfectly with the BJP's counter to Congress Chief Mallikarjun Kharge's snake remark at the Prime Minister, which he later on clarified to say that that remark was actually not aimed at the Prime Minister, it was instead aimed at the BJP's ideology, which he called poisonous. But so that is a part of the political messaging when it comes to the BJP's final rally in the state. Now, we're also taking a look at the visuals which we're showing you, which are live. The Prime Minister is waving to all of the supporters. As you can see, welcome back. You're watching CNN News 18 with me. We're getting some breaking news now. According to government sources, the United States of America, Saudi Arabia and the UAE, along with India, may soon develop a joint infrastructure that connects Gulf and Arab countries via railway network and also extends to India via shipping lanes. This proposal for the infrastructure could be discussed today as the national security advisors of these very countries are meeting in Saudi Arabia, and sources have confirmed that NSA Ajit Doval has arrived in Saudi Arabia. Now remember, the seeds of this particular infrastructural push was laid way back in 2021 on a forum that was called I2U2. This comprises the likes of India, Israel, US and the UAE. This forum, established in the late 2021, discussed strategic infrastructure projects in the Middle East. My colleague Anand Narsimhan is joining us on the broadcast with more inputs on this. Anand, this is a huge infrastructural push, something that possibly the seeds of which was laid in that forum I2U2. What does it mean for India? Well, India is going to be participating, and we have the National Security Advisor Ajit Doval going in. This is on the 9th of May. Now, it has huge implications because Saudi is wanting to be included in the SCO. Just now, trade and regional cooperation has been discussed, and India is the chair of the SCO. Now, India is open to looking at infrastructure routes and even trying to understand trade routes and working on an infrastructure push. But one will have to see at what cost and what is the ask, because at no point are national interests going to be compromised. And if there is not going to be any compunction. See, the point is, one has to understand the push and pull which is happening between the West and also the Russia-China bloc in terms of what development is and who controls the narrative of development, and who controls the narrative of dominance as far as Asia is concerned. India is looking at a multipolar world and not the axis of a Western America-led axis or a China-Russia-led axis. It is looking at the possibility and opportunities for everyone. Now, on the one hand, we are looking at increasing routes, cooperation, trade, etc., within the SCO and BRICS, and the ambit here with the Central Asian countries, where India is also going to push for a separate meet with the Central Asian nations. On the other hand, this is an America-driven initiative in Saudi, which the National Security Advisor is going. See, in terms of the security meet and the conversation that is going to happen, it's being led by the National Security Advisor. So clearly the importance and the ramifications are going to be huge. At what cost? What's in it for India is going to be the big question. And does it actually make sense, the security cooperation in this meet? That's what we'll have to see now. Whether it's purely infrastructure and what are the dynamics of it is another aspect. India will engage with all nations, and India will work on multilateral fora and on multiple platforms. India is willing to engage very actively. But for it, its priority is its own interests. So clearly, our priority has to be our interests and what works for us.
and that's not going to be compromised. Absolutely. Anand, thank you so much for that information. So a huge joint infrastructural project to connect Gulf and Arab countries via a network of railways for which India is also going to be a part of. What is going to be discussed at the NSA's meet, we would get to know in some time. With that, we're slipping into a very short break. News and updates continue right here on the broadcast. And, even the Aam Aadmi Party and KCR and others, all of them have been saying that the Congress has really weakened the opposition and it cannot be seen as a party that can take on the BJP and its election-winning might. Now what we are seeing in these elections is that this election in Karnataka, that's why becomes a do-or-die election for both the political parties going ahead, particularly in the run-up to 2024, Aisha. Absolutely, Maria. Thank you for that. Please stay with us, though. Right now, we're going to head over to CNN News 18's Akshara, who was there at the beginning of the roadshow at Kempegowda statue. Akshara, so the Prime Minister has just left that area. He's moving on with his 10-kilometer roadshow. But can you let us know about what people who are there, the supporters who have come out, what are they saying? How do they feel about seeing the Prime Minister there at the beginning of the roadshow? As you can see, the show started at right now, just now at 10:20, but you have people started gathering around 7 a.m. It was drizzling right here. So, upon that, it's a Sunday. So, people gathered here in large numbers to witness Prime Minister Narendra Modi's roadshow here in Karnataka, here in Bengaluru. So, Prime Minister Narendra Modi has came here. He garlanded the portrait of Kempegowda, which is also placed near the Kempegowda statue. He played his speech and started his roadshow. Right now, as you can see the visuals, the 10-kilometer stretch roadshow is taking part in it, and wherever his former vehicles are going, and he's going, he's getting a great reception from the people. People gathered here in large number on a Sunday, welcoming Prime Minister Narendra Modi. And they also raising slogans like Har Ghar Modi, Modi Bane. जब पोलिंग बूथ में बटन दबाओ ना, तब जाए बजरंग बली बोल करके सजा दे देना। भाई कहता है काली क्या मैं गोली खाऊंगा इस देश के लिए। The Karnataka Prestige Battle. Catching the bone pulse from newsmakers to voices that matter. ये साउथ का प्रवेश द्वार है और इस बार हम यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। Congress party would come back to power with comfortable majority. Congress should not get any space because it will take that particular state backward. Issues, impacts, and implications. Battle for Karnataka. Verdict Day live, May 13, 6 a.m. onwards. So you're getting to see visuals of people gathered here in large numbers welcoming Prime Minister Narendra Modi. This is the final leg of the campaigning, hence the mega roadshow by Prime Minister Narendra Modi in one of the region, the Bengaluru rural and the urban, which matters a lot when it comes to Karnataka elections. Now remember, this is the beginning of the roadshow for the Prime Minister. It's going to be a 10-kilometer roadshow. It's the final rally of the Prime Minister as well. There are going to be other star campaigners in the state. That includes Home Minister Amit Shah as well as the Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath. Right now, we can see the Prime Minister again throwing flowers at the Kempegowda statue. Again, this is in Bengaluru where the roadshow is taking place. There are a few issues that are going to be taken up when it comes to the political messaging behind the roadshow. One is that this rally is essentially meant to add to the ultimate heft to BJP candidate V. Sumanna's campaign against Congress leader and former Chief Minister Siddaramaiah in Varana. Then it's also going to be aimed at reaching out to voters in 15 constituencies.
All right, folks, I was at the Met Gala yesterday or day before or whichever day it was. Don't check, I'm not sure. But I was there and all the fashion on display was basically about Karl Lagerfeld, the famous designer's cat, who he called Chopet. And then I tried to find out, everybody dressed like cats or some cat reference. What is this Chopet? Where did it come from? The name actually comes from Mumbai. I was stunned to know. That's right, Chopet actually comes from Mumbai because he was found by Karl Lagerfeld on Chowpatty, which is in Mumbai. And then he called him Chopet, and hence the story goes. But that's not the funny story. The funny story is that in the Lakme Fashion Awards, Jackie Shroff's son, Tiger, came dressed as a tiger. So that's one for us. They just got cats, we got the tiger. It's called the week that wasn't. Let's start with cricket, people. The problem with Delhi Capitals is that they have two conflicting power centers. I'll explain. Kejriwal and the LG. Oh, that's the problem with Delhi, not Delhi Capitals. Delhi, okay. There are more women voters than the men in half of Karnataka's assembly seats. However, instead of dividing the voter into men and women, we should use a more appropriate grouping for urban India. Those who have nothing better to do and will vote, and those who don't have time. That's it. Actually, giving the polling day as a holiday is having a detrimental effect. I'm not for it at all. People just party the night before and recover the next day if it's a holiday and they don't go to vote. The old way was better. You would use voting as an excuse to bunk work. Then you have to show the finger, na? Which I'm going to show you. The lesser of two evils. The PM had a world record attendance at his rally in Karnataka. World record. Although he did make one teensy, weensy, tiny, miny, small, chota, little mistake. He spoke in Hindi. I don't know, yaar. Kannada is the language there. You got to be careful. PM also criticized the Congress, saying the Congress ran an 85% commission government. Congress old-timers may have replied that he does have a point. We really should have pushed for 90% when we had the chance. 2023 World Chess Champion is Ding Liren of China. When asked what would be his first act as World Chess Champion, he said he would like to not return to China. And a bad news for the paranoid, really bad news. COVID cases dropped this week. Now what will you do? Huh? Now what will you do? Sorry, I get very emotional about that issue. Fang Bin, show picture please. The Chinese citizen journalist who posted videos of overcrowded hospitals and dead bodies was freed after 3 years. Authorities said they freed him because now he is COVID-free. Prince Charles became King Charles on May 6 at Westminster Abbey. This is a little confusing for me because King Charles is supposed to be a spaniel, a dog. I'm not, look, please give me my visa. I'm just saying as a dog lover, that's the name we were used to. Lots more coming up, but first the headlines. Karnataka election preparation in full swing. Latest from the coronation of King Charles. India's recent heatwave explained by Tapman Singh. And summer vacations just around the corner. What's your travel plan? Okay, people of India and Western Nepal who watch this show, I want to just tell you one thing before we go into our top story. I want to get this off my chest. It's nothing funny. Most of the show is not funny. It's a lecture, actually. And that is, I'm really worried. Israel-Arab politics not getting any better. In our lifetime, it won't be solved, it looks like. Kashmir, huge issue. India and Pakistan at loggerheads. Where's that going? When will that end? And then, of course, you've got this Ukraine war, this mess that Russia seems to have created. How do we solve that? What are the repercussions of that war? And then I came to the conclusion, why aim big? First, start with small fights. Virat Kohli, Gautam Gambhir. Who's going to solve that problem? Those two guys can't behave. Wherever they go, they're hitting each other and abusing and shouting and screaming. What is wrong there? I can't understand. How can a country talk about this and not feel pain when two multimillionaires like Virat Kohli and Gautam Gambhir struggle to come to terms with life because of the pain of being so rich and famous that, a day of playing cricket ends in this violence and sadness. What a tragedy for the entire country. Virat and Gautam, we feel your pain. But in the meantime, we have a top story. Let's go straight to it. Let's talk about the elections that are around the corner. Very important because 224 members of the Karnataka Legislative Assembly, they'll come into power or they'll get a fresh start to again do good work in Bengaluru and surrounding areas on the 10th of May. So let's meet ex-CM of Karnataka to discuss this, Dr. Raju Deva. No. Correction. It is not Raju Deva. It's a Dr. Raju Deva Gowda. Raju Deva Gowda,